शिरोमणि अकाली दल कोर कमेटी की आज चंडीगढ़ में अहम बैठक। प्रदेश के ताजा हालातों के साथ ही चुनावी तैयारियों पर हो सकता है मंथन। कई अन्य अहम मुद्दों पर भी चर्चा के आसार। आज मानसा के मीरपुर में स्थापित प्रदेश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्लांट का लोकार्पण करेंगे उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल। 200 करोड़ के निवेश से 173 एकड़ भूमि पर तैयार हुआ है प्लांट। लुधियाना के कटाना साहिब में आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अहम बैठक। अवतार सिंह मक्कड़ की अध्यक्षता में लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की तैयारियों पर भी चर्चा संभव। हरियाणा में स्वर्ण जयंती समारोह को सफल बनाने में जुटी प्रदेश सरकार। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स की बैठक। समारोह की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। आज यमुनानगर में आयोजित होगा महाराजा अग्रसेन जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी होंगे शामिल। आज से मोदी सरकार की प्रोग्रेस पंचायत। अल्पसंख्यकों की समस्याओं को सुनेंगे मुख्तार अब्बास नकवी। हरियाणा के मेवात में पंचायत से होगा आगाज। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर भी रहेंगे मौजूद। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने पर बड़ी बैठक आज। MFN स्टेटस चुनने से पाकिस्तान को कारोबार में लगेगा झटका। पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। इस्लामाबाद में होने वाला सार्क सम्मेलन स्थगित। नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना गौरव। बुलेटिन में सबसे पहले नजर होगी उन अहम खबरों पर जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। साथ ही साथ अब तक की अहम खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रदेश की 25 खबरें फटाफट अंदाज में आपके काम की और अच्छी खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत उन खबरों से जिन पर दिन भर रहेगी हमारी नजर। पहली खबर की बात कर लेते हैं। शिरोमणि अकाली दल कोर कमेटी की आज अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश के ताजा हालातों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा आज लुधियाना के कटाना साहिब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की भी बैठक होगी और इसमें कई बड़े फैसले लिए जाने के आसार हैं। बैठक में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की तैयारियों पर भी चर्चा संभव है। अगली अहम खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, अगर अगली खबर की बात की जाए तो मानसा के मीरपुर में सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन होगा। आज सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्लांट का सुखबीर सिंह बादल उद्घाटन करेंगे। मीरपुर गांव में स्थापित है 31.5 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा प्लांट। 2022 तक 4200 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य है। तो ये बात कही है विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने। अगली खबर का रुख करते हैं जो हरियाणा से जुड़ी हुई है। हरियाणा स्वर्ण जयंती की तैयारियों में जुटी हुई है मनोहर लाल सरकार। दरअसल आज चंडीगढ़ में सभी यूनिवर्सिटी के वीसी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और इस बैठक में हरियाणा स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर
चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आज यमुनानगर में महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी इसमें शामिल होंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर की बात की जाए तो आज से मुस्लिम और दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए प्रोग्रेस पंचायत की शुरुआत होने वाली है। अल्पसंख्यकों की समस्याएं सुनेंगे मुख्तार अब्बास नकवी। केंद्रीय मंत्री राविंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर भी इसमें मौजूद रहेंगे और हरियाणा के मेवात से पहली पंचायत की शुरुआत होगी और देश भर में इस तरह की पंचायतों का आयोजन भी किया जाएगा। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने इसे साफ तौर से वोट बैंक की राजनीति बताया है। तो ये वो खबरें हैं जिन पर दिन भर रहेगी नजर। पल पल की जानकारी जी पंजाब आप तक पहुंचाएगा। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब की राजनीति में इन दिनों फोर्थ फ्रंट गरमाया हुआ है। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने नई पार्टी बनाने की घोषणा की है, लेकिन सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि पंजाब में जितनी भी नई पार्टियां बनेंगी और जितने भी फ्रंट आएंगे उससे फायदा शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन को ही होगा। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर सूबे की जनता को चौथा विकल्प देने का वादा कर चुके हैं। उन्होंने 1 अक्टूबर को नई पार्टी बनाने की घोषणा की है, जिस पर सूबे के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की प्रतिक्रिया आई है। उनका दावा है कि चुनावी मैदान में उतरने पर सबको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। हालांकि फोर्थ फ्रंट बनाने वाले सिद्धू की पत्नी को डर है कि इससे वोटों का बिखराव हो सकता है। छोटेपुर भी कर ले, जिन्ने होणगे वधिया। किरा एकती मैं चाहना है कि सारे मैदाने जाके किरा एकती कट्टा-कट्टी कर लो। बाल साहब ਤੁਹਾਡੇ कैंडिडेट क्यों लेट हो रहे हैं? नवजोत सिंह सिद्धू के नए स्टैंड पर भी सुखबीर बादल ने चुटकी लेते हुए हैरानी जताई। साथ ही अरविंद केजरीवाल के बार-बार पंजाब का दौरा करने पर दिल्ली संभालने की नसीहत भी दी। मैं तो हैरान है नवजोत सिद्धू ते टीम ते रोज ही रंग बदलते हैं, जिवें गिरगिट रंग बदलती है। रोज सौदा करने लगे है। हुण अपने आप को एक कमोडिटी बना लिया उन्होंने कि हुण वेच रहे अपने आप को। किहड़ा गाहक आउंदा है? कांग्रेस भी की दिंदी है उन्होंने, दूजे की दिंदे है। जिहड़े लोग अपने आप को वेचण ते लग गए। पुछना चाहिए मुख्यमंत्री दिल्ली दे कि पंजाब दे, जे 3 महीने इत्थे ला के दिल्ली भुल सकते हैं, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤੇ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਈ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ है। सुखबीर सिंह बादल की दलील है कि जो शख्स दिल्ली के लोगों का नहीं हुआ वो पंजाब की जनता का भला नहीं कर सकता। गोविंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। पंजाब कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिर स्वर्ण आरक्षण का दाव चला है। कैप्टन ने आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को आरक्षण की वकालत की है और कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो संविधान के दायरे में आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को आरक्षण मुहैया करवाया जाएगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर अकाली दल और बीजेपी इसे कोरी चुनावी राजनीति करार दे रहे हैं, तो नवजोत कौर सिद्धू ने कैप्टन का समर्थन किया है। आगामी विधानसभा चुनाव में नैया पार लगाने की खातिर पंजाब कांग्रेस ने गरीब स्वर्ण आरक्षण कार्ड खेला है। पार्टी की अगुवाई कर रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य जाति को आरक्षण की जरूरत है, जिसे कांग्रेस सत्ता में आने पर पूरा करेगी। पार्टी के अन्य नेता कैप्टन से पूरी तरह सहमत हैं, जबकि सत्ताधारी अकाली दल का दावा है कि कैप्टन ने सत्ता में रहते हुए कमजोर वर्ग के हित में एक भी काम नहीं किया। देखो, ये बिल्कुल सही है कि समाज का कोई भी फिरका होवे, जो आर्थिक तौर पर कमजोर है तो उसकी मदद होनी चाहिए। चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे बनिया है, चाहे वो कोई होर जमींदार है, कोई भी आदमी अगर आर्थिक तौर पर कमजोर है तो उसकी मदद होनी चाहिए। कैप्टन साहब बिल्कुल जो बयान है बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उससे स्टैंड करेगी। आज तक उन्हें जो किया है उल्ट किया है। एक भी मैं कैप्टन साहब 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, एक निशानी दस दिन पंजाब प्रति उन्होंने कि आ मेरी देन है, एक इट भी लाई हुए। तो जेड़ा इंसान दी कोई निशानी है नहीं, वो जो मर्जी कही चले। उधर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और अमृतसर विधायक का कहना है कि सियासी दलों को कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए।
जबकि बीजेपी नेता तरुण चुग का दावा है कि अकाली बीजेपी सरकार आर्थिक आधार पर सुविधाएं देने का ज्यादातर काम कर चुकी है। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਨੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ 'ਚ ਕਿਉਂ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਾਸਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ? ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਨਵੀਂ ਦਵਾ ਪਾਈ ਹੈ, जबकि असी पंजाब के अंदर पहले तो ही आर्थिक आधार पर कई चीज़ों से आरक्षण दे रहे हैं। कैप्टन साहब को कुछ कहने वास्ते नहीं गा, उन्होंने मामला टाइम फिक्स हो चुका है। ऐसे जो कैप्टन साहब अपनी नवी जमीन लभ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को बेशक विरोधी सियासी दल निशाने पर ले रहे हों, लेकिन बसपा सुप्रीमो की तरह गरीब स्वर्ण कार्ड खेलकर सियासी गलियारों में हलचल तो मचा ही दी है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट में हुई सुनवाई। इस दौरान सीबीआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में खोली गई। अगली सुनवाई के दौरान सीबीआई प्रोग्रेसिव रिपोर्ट पेश करेगी। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में 1984 सिख नस्लकुशी मामले में जगदीश टाइटलर के पुल बंगश मामले में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट खोली गई। उम्मीद थी कि इस मामले में सीबीआई ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया होगा, लेकिन सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने कनाडा में रह रहे गवाह नरेंद्र सिंह के साथ फोन पर राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ संपर्क नहीं हो सका। अदालत सीबीआई के इस रुख से नाराज नजर आई और उन्होंने अगली सुनवाई में सीबीआई के एसपी को अदालत में तलब किया है। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि जुलाई में उन्होंने सीबीआई को गवाह नरेंद्र सिंह तक पहुंच करने में मदद की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने कोई हाँ नहीं की। लास्ट डेट से 14 सितंबर ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋर्ट ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰਿਪੋर्ट ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਵਾਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੋ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ, जो कैनेडा तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन चाहिए है। तो बल्कि कोर्ट बड़ी नाराज हुई अज इस गल के उत्ते कि इन्हों की जो अप्रोच है ठीक नहीं है, सही नहीं है। तो इस करके अज कोर्ट ने एसपी नूं समन किया, सीबीआई एसपी नूं। वहीं इस मामले में डीएसजीएमसी ने भी सीबीआई के रुख से नाराजगी जताई है। डीएसजीएमसी का कहना है कि चाहे सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट नहीं दी है, लेकिन एजेंसी के ढीले रवैये के कारण केस में देरी हो रही है। घूम फिर के उत्थे ही आंदी है कि सीबीआई की जिहड़ी कार्रवाई है वो इन्नी वधिया नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि सीबीआई ने क्लीन चिट जगदीश टाइटलर नूं कोई नहीं दित्ती, इन्वेस्टिगेशन अगे चलेगी, लेकिन जिस स्पीड नाल चल रही है उस स्पीड ते सानूं सख्त इतराज है। 1984 नस्लकुशी मामले में सीबीआई के रवैये से अदालत नाराज नजर आ रही है। अदालत ने 25 अक्टूबर को सीबीआई के एसपी को पेश होने के आदेश दिए हैं। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। 1971 की जंग में शहीदों के परिवारों को अपने हकों के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर धरने पर बैठी 3 बुजुर्ग औरतों की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सेहत खराब होने के बावजूद पूर्व फौजियों के साथ मुलाकात कर रहे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर पूर्व फौजियों ने मुख्यमंत्री के घर का घेराव किया था, लेकिन बुधवार को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने शहीद फौजियों के डेलीगेट्स के साथ बातचीत की और फाइनेंस कमिश्नर केबीएस सिद्धू को आदेश जारी करते हुए कहा कि वो इन शहीद फौजी परिवारों की मांगों पर गौर फरमाएं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद 30 सितम्बर को 11 बजे फाइनेंस कमीशन ने मीटिंग के लिए बुलाया है। जो भी समस्या है वो फ्राइडे 30 सितंबर ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
वहीं मुख्यमंत्री को मिलने के बाद भी शहीद फौजी परिवार संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि वो अब भरोसा नहीं, अपना हक चाहते हैं। कि सानू इन्हां ने कहा भी थोड़ी 3 दिन बाद KPS सिद्धू दे नाल मीटिंग होगी। जे असीं सर KPS सिद्धू दे नाल तां पहलां भी 20 वारी मीटिंगां कर चुके हैं। जे असीं KPS सिद्धू नूं मिलण जाने ਉਹ ਸਾਨੂੰ CM ਹਾਊਸ ਭੇਜਦਾ, CM ਹਾਊਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ। 6 ਵਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਈਦਾ। 2 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਦੇਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ने। मंगलवार से धरने पर बैठे 1965 और 71 की जंग के शहीद फौजी परिवारों में कुछ लोगों की बुधवार को तबीयत भी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन धरने पर बैठे शहीदों के परिवारों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी गयी तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे। चंडीगढ़ से रविंदर सिंह के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। ऐसी खबर है कि मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को तोड़ने पर मंथन कर रही है, लेकिन पंजाब सरकार के रिवर वाटर डिस्प्यूट सेल के एडवाइजर प्रीतम सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को मेल भेजकर पाकिस्तान को जाने वाले पानी को तुरंत रोकने और भारत में उस पानी के इस्तेमाल का रास्ता बताया है। उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु नदी के पानी को रोकने पर विचार कर रहा है, पर जल समझौतों के जानकार और पंजाब सरकार के रिवर वाटर डिस्प्यूट सेल के सलाहकार प्रीतम सिंह कुमेदान इस विचार पर सहमत नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बारे में एक चिट्ठी लिखी है। कुमेदान ने प्रधानमंत्री को इस चिट्ठी में लिखा है कि सिंधु नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान को डराया नहीं जा सकता। पाकिस्तान को डराने के लिए चिनाब नदी का पानी डाइवर्ट किया जा सकता है, जिस पर पाकिस्तान की कृषि पूरी तरह से निर्भर है। कुमेदान ने लिखा कि सिंधु की बजाय चिनाब का पानी डाइवर्ट किए जाने से पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर ज्यादा नुकसान होगा। अगर हम उनको नुकसान पहुंचाना भी चाहें इंडस का और जेल का, तो बहुत बड़ा नुकसान उनको नहीं पहुंचेगा, वो भी जानते हैं। अगर बंद कर ले तो कहाँ ले जाएंगे पानी? इंडस का पानी कहाँ ले जाएंगे? जेल का कहाँ ले जाएंगे? तो अगर उनको थ्रेट को काम कर सकता है तो वो पंजाब वाला थ्रेट है। चिनाब नदी का पानी जो है वो डाइवर्ट कर लेंगे। अपनी चिट्ठी में कुमेदान ने ये भी जिक्र किया कि किस तरह चिनाब का पानी डाइवर्ट किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 1948 में चिनाब के पानी को डाइवर्ट करने के लिए जो योजना पंजाब ने बनाई थी उसको लागू किया जा सकता है। उस वक्त पंजाब ने लाहौल स्पीति के नजदीक मड़ू नाम की जगह पर सुरंग बनाकर चिनाब का 20,000 क्यूसेक पानी रोजाना रावी नदी में डालने और फिर रावी नदी से ये पानी ब्यास नदी में पहुंचाने की योजना बनाई थी, जिसके बाद पाकिस्तान डर गया था। पंजाब ने एक स्कीम बना ली कि चिनाब से एक टनल निकाल के 20,000 क्यूसेक पानी डेली रावी में डाल दिया जाए। रावी से ब्यास में, ब्यास से आगे राजस्थान, पंजाब, दिल्ली में। प्रीतम सिंह कुमेदान के मुताबिक अगर सरकार चिनाब का पानी डाइवर्ट करती है तो इससे न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकेगा, बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की पानी की जरूरतें बखूबी पूरा की जा सकती हैं। इतना पानी है फिर तो पंजाब की ज़रूरत भी फुल, जितना हमारे लिए हरियाणा की फुल, राजस्थान की फुल, जितना पानी हमारे जितना चाहिए लगाया जाए। 20,000 तो पंजाब और हरियाणा में तो जगह नहीं मिलेगी इतना पानी लगाने को। तो राजस्थान है, राजस्थान में जितना बंजर इलाका है सबको पानी लग जाएगा। कुमेदान का कहना है कि अगर केंद्र सरकार पंजाब के 1948 में बनाई गई योजना को लागू कर देती है तो पंजाब और हरियाणा में पानी को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्रदेशों में पानी की कमी नहीं रहेगी। रविंदर सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। हिसार में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जन सरोकार के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि हिसार के 5 गांव को स्मार्ट विलेज बनाने का काम भी जल्द शुरू होगा।
हरियाणा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का हिसार बीजेपी कार्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हिसार के विकास में योगदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर काम करें ताकि 2019 तक जिले के कायाकल्प का सपना पूरा हो सके। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हिसार के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। किसी के पास मैजिक की छड़ी नहीं है कि जो कर सके। हम लोग सब मिलकर अगर करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम यहाँ पर एक ऐसा 2019 में माहौल बनाएं और एक ऐसा पहला जिला बन जाए जिससे कि ये कहें कि जी हिसार का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसके बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार के 5 गांव को स्मार्ट विलेज क्लस्टर में तब्दील करने की बात कही। उन्होंने बताया कि योजना पर जल्द काम शुरू होगा, जिसे 2018 के आखिर तक पूरा करने का लक्ष्य है। तो मेरा एक ऐसा सोच है कि हिसार जिले के 5 गांवों का एक क्लस्टर एक जगह का लेकर के उन 5 गांवों को स्मार्ट विलेज बनाया। ये 2018 के अंत तक इन गांवों की सुगंध, इन गांवों में जो काम हो, और पहले गांव का क्लस्टर ऐसा है जो स्मार्ट विलेजेस बना है, उसकी सुगंध पूरे देश भर में जाए, इस प्रकार का प्रयास है। इसमें सबसे रोचक बात यह है कि गांव के पर्यावरण और माहौल से छेड़छाड़ किए बिना स्मार्ट विलेज तैयार करने की प्लानिंग है। डॉक्टर चंद्रा की इस सोच से गांव में सभी सुविधाएं भी होंगी और शहरों की तरफ ग्रामीणों के पलायन पर भी अंकुश लगेगा। हिसार से महेंद्र सिंह, जी मीडिया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार में वैश्य समाज और अग्रोहा ट्रस्ट की बैठक में भी हिस्सा लिया। डॉक्टर चंद्रा ने राजनीति में वैश्य समाज की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे अग्रोहा मेले की तैयारियों की भी जानकारी ली। वैश्य समाज और अग्रोहा ट्रस्ट की बैठक में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने शिरकत की। बैठक के दौरान राजनीति में वैश्य समाज की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। डॉक्टर चंद्रा ने सियासत में वैश्य समाज की भागीदारी बढ़ाई जाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने व्यापार से जुड़े हर वर्ग को वैश्य समाज में शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा, जिन्हें अग्रोहा मेले के दौरान रीति रिवाज के साथ वैश्य समाज में शामिल किया जाएगा। जो क्रय विक्रय करने वाला व्यक्ति जो भी हो, वो वैश्य आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। अग्रोहा मेला 16 अक्टूबर से शुरू होगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लोगों से अपील की है कि मेले में ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर उपस्थिति दर्ज करवाएं। डॉक्टर चंद्रा के प्रयासों के चलते हिसार के लोगों को दिवाली से पहले साउथ बाईपास की सौगात मिलने का रास्ता साफ हो गया है। महेंद्र सिंह, जी मीडिया, हिसार। शिरोमणि अकाली दल कोर कमेटी की आज चंडीगढ़ में अहम बैठक। प्रदेश के ताजा हालातों के साथ ही चुनावी तैयारियों पर हो सकता है मंथन। कई अन्य अहम मुद्दों पर भी चर्चा के आसार। आज मानसा के मीरपुर में स्थापित प्रदेश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्लांट का लोकार्पण करेंगे उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल। 200 करोड़ के निवेश से 173 एकड़ भूमि पर तैयार हुआ है प्लांट। लुधियाना के कटाना साहिब में आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अहम बैठक। अवतार सिंह मक्कड़ की अध्यक्षता में लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की तैयारियों पर भी चर्चा संभव। आज संत मदर टेरेसा को याद करेगी पंजाब सरकार। गुरुनगरी अमृतसर में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। सुच्चा सिंह छोटेपुर की पार्टी बनाने के ऐलान से शिरोमणि अकाली दल खुश। सुखबीर बादल बोले, अकाली बीजेपी को होगा फायदा। कांग्रेस ने छोटेपुर को पार्टी नहीं बनाने की दी नसीहत, कहा बिखर जाएंगे सत्ता विरोधी वोट। कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा, कांग्रेस की सरकार बनने पर मौजूदा आरक्षण के साथ साथ जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी दिया जाएगा आरक्षण। डॉक्टर राजकुमार वेरका ने भी भरी हामी। अकाली बीजेपी ने बताया सियासी ड्रामा। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे शहीदों के परिजनों से की मुलाकात, कहा जल्द पूरी होंगी मांगे।
फाइनेंस कमिश्नर ने शहीदों के डेलीगेशन को 30 सितंबर को बैठक के लिए बुलाया। 84 सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली की कड़कड़दुमा कोर्ट में आरोपी जगदीश टाइटलर की हुई पेशी। गुरुद्वारा पुलबंगश में 3 सिखों की मौत का मामला, अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को। पंजाब सरकार के रिवर वाटर डिस्प्यूट सेल के एडवाइजर प्रीतम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा मेल। सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान जाने वाले पानी को तुरंत रोककर भारत में इस्तेमाल करने का बताया रास्ता। हरियाणा में स्वर्ण जयंती समारोह को सफल बनाने में जुटी प्रदेश सरकार। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरों की बैठक। समारोह की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। आज यमुनानगर में आयोजित होगा महाराजा अग्रसेन जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा भी होंगे शामिल। हिसार के बीजेपी दफ्तर में राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा ने ली बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग। हिसार से 5 गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने का किया ऐलान। वैश्य समाज की सियासत में भागीदारी बढ़ाने पर भी दिया जोर। हिसार में राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा ने वैश्य समाज और अग्रोहा ट्रस्ट के सदस्यों के साथ की बैठक। राजनीति में वैश्य समाज की भागीदारी बढ़ाने पर दिया जोर। आवारा पशुओं को नंदीशाला पहुंचाने के लिए डॉ. चंद्रा ने थपथपाई प्रशासन की पीठ। आज से मोदी सरकार की प्रोग्रेस पंचायत अल्पसंख्यकों की समस्याओं को सुनेंगे मुख्तार अब्बास नकवी। हरियाणा के मेवात में पंचायत से होगा आगाज। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर भी रहेंगे मौजूद। गायिका सपना चौधरी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत। सपना की गिरफ्तारी पर लगी रोक। सपना के साथ शिकायतकर्ता सतपाल तंवर भी कोर्ट में हुए थे पेश। गायिका सपना चौधरी पर SC/ST एक्ट मामले में दर्ज है FIR। सिरसा में दिखना शुरू हुआ पढ़ी लिखी पंचायत का असर। अब हर वक्त CCTV की निगरानी में होगा सावंतखेड़ा गांव। चप्पे चप्पे पर लगाए गए 37 CCTV कैमरे। ग्राम सचिवालय कक्ष में बनाया गया कंट्रोल रूम। हरियाणा की मंडी में धान की आवक शुरू, लेकिन हिसार की मंडियों में नाकाफी व्यवस्थाओं से निराश हुए किसान। ट्रेडिंग को लागू करने की भी है चुनौती। ऊना में 3 से 5 अक्टूबर तक होगी हिमाचल प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अक्टूबर में होने वाले हिमाचल दौरे पर भी किया जाएगा मंथन। हिमाचल में चुनावी आहट से बड़ी सियासी गर्माहट। बीजेपी ने सरकार पर लगाया विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप। विधायक रणधीर शर्मा ने IPH मंत्री पर नैना देवी पेयजल परियोजना अपने क्षेत्र में ले जाने का लगाया आरोप। हिमाचल प्रदेश में दिसंबर से शुरू की जाएगी इलेक्ट्रिक बसें। हिमाचल परिवहन विभाग ने इस पर शुरू किया काम। शुरुआत में मनाली से रोहतांग पास तक बस चलाने की है योजना। ऐसा होने पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने वाला देश का पहला राज्य होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। वीरभद्र सिंह ने CBI की मंशा पर उठाए सवाल। CBI की पहली प्राथमिक जांच से संबंधित दस्तावेजों की मांग। मामले में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को लगाई कड़ी फटकार। कहा, अगर लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं हुई तो कोर्ट करेगा लागू। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर दिल्ली में इंडिया गेट पर पहुंची बाइक रैली। शहीद म्यूजियम बनाने की उठाई मांग। इस्लामाबाद में होने वाला 7 सम्मेलन स्थगित। विदेश मंत्रालय का बयान, किसी एक देश के हिस्सा न लेने पर स्थगित करना पड़ता है सम्मेलन। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने पर बड़ी बैठक आज। MFN स्टेटस छीनने से पाकिस्तान को कारोबार में लगेगा झटका।
भारत समेत 4 देशों के इनकार के बाद इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन टल गया है। वहीं आज भारत पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका देने वाला है। 20 सालों से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाने वाले पाकिस्तान से अब ये सुविधा छीनी जा सकती है। सिंधु पर सदमे में है पाकिस्तान, सार्क पर अकेला होकर हैरान परेशान पाकिस्तान, और आज पाकिस्तान को लग सकता है एक और झटका। भारत आज पाकिस्तान से छीन सकता है सबसे पसंदीदा देश का दर्जा। हर देश एक ही देश को गुनहगार मानता है। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, यही एक देश है जो चारों तरफ आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीना जाए या नहीं, इस फैसले का क्या नफा नुकसान होगा, इस पर आज पीएम मोदी विदेश और वाणिज्य मंत्रालय के अफसरों के साथ बैठक करेंगे। देश के हित में, दुनिया के अमन और शांति के हित में, स्टेबिलिटी के हित में जो भी सरकार कदम उठा रही है वो सही दिशा में उठा रही है। जानकारों की राय है कि एमएफएन का दर्जा छीनकर पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए, गोली से नहीं, लेकिन उसके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि वो भारत के सामने घुटने टेक दे। Pakistan will be one of the few countries without MFN from India, and that itself will be a big humiliation for Pakistan. विपक्ष भी एक सुर में 20 सालों से पाकिस्तान को मिलने वाली MFN सुविधा को छीनने की वकालत कर रहा है। Most favored nation is सबसे पसंदीदा देश, and India is not a पसंदीदा देश to Pakistan, and all this sort of talk. And to my mind, we are now putting ourselves in a position where we look as if we have been giving all the generosity from one side. Obviously, a one-sided MFN is unnecessary, and we can cancel it. पाकिस्तान को दुनिया भर में आइसोलेट करना चाहिए, देश को विश्वास में लेना चाहिए, और एक बाकायदा रोड मैप बनना चाहिए कि क्या है हमारा पाकिस्तान के बाबत, हमारा जो है वो किस तरह से हम आगे इस समस्या का निदान रास्ता निकालेंगे। दूसरी तरफ सार्क पर सदमे में आए पाकिस्तान को नेपाल ने भी इशारों में सख्त संदेश दिया है। सार्क के अध्यक्ष नेपाल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जल्द सार्क देशों के बीच ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिससे सभी सदस्य इसमें हिस्सा ले सके और सार्क चार्टर का पालन किया जा सके। उरी हमले को अंजाम देकर सार्क का माहौल पाकिस्तान ने ही बिगाड़ा है। ऐसे में नेपाल का ये इशारा कि जल्दी ही माहौल ठीक किया जाए, ये भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान को मिला बड़ा झटका है। भारत ही नहीं, 3 और देश, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान, तीनों ने साफ कह दिया है नेपाल को, जो कि इस समय करंट चेयर हैं, अध्यक्ष हैं सार्क के, कि वो उनके जो अध्यक्ष हैं वो भी नहीं जा सकते हैं इस समय सार्क शिखर सम्मेलन में। तो अब इसका कोई चारा नहीं है, इस शिखर सम्मेलन को स्थगित होना पड़ेगा। सिंधु संधि को लेकर सार्क और सार्क से लेकर MFN तक हर मोर्चे पर मोदी सरकार ने पाकिस्तान को घेर लिया है। पीएम मोदी के बुने जाल में फंसकर नवाज शरीफ की हालत खस्ता हो गई है, क्योंकि भारत के कूटनीतिक दांव का उसके पास कोई तोड़ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया में शांति का संदेश दे रहे हैं कुछ युवा। दुनिया भर के 33 देशों के युवा इस वक्त चंडीगढ़ में जुटे हैं, जहां वो ग्लोबल यूथ पीस फेस्ट के जरिए शांति का संदेश देने में लगे हैं। 250 युवा दुनिया को दे रहे हैं शांति का संदेश। ये तस्वीरें 11वें ग्लोबल यूथ पीस फेस्ट 2016 की हैं, जिसमें 33 देशों के युवा शामिल हो रहे हैं। इस 6 दिवसीय फेस्ट का औपचारिक उद्घाटन बुधवार को सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में हुआ। रजिस्ट्रेशन जो है हमारे पास 40+ कंट्रीज के आए थे, लेकिन वीज़ा लगने के बाद 33+ कंट्रीज के डेलीगेट जो हैं वो यहाँ पे आए हैं इसमें पार्टिसिपेट करने। और 5 दिन का प्रोग्राम है। तो ग्लोबल यूथ आइकन अवार्ड हम दे रहे हैं 4 लोगों को अलग अलग कंट्रीज से। समारोह में मणिपुर की आयरन लेडी इरोम चानू भी शामिल हुई, जिन्होंने दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए शांतिपूर्ण ही अपनी बात रखने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा
कि युवाओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। There is no real solution in violence. Based on violence is totally wrong. Without knowing of ourselves, what we really need is to self-realize of our mindset. उरी हमले के बाद इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है, लेकिन इस तनावपूर्ण माहौल के बीच पाकिस्तान का 20 सदस्यीय महिलाओं का प्रतिनिधि मंडल भी इस पीस फेस्ट में शामिल हुआ। इस दौरान पाकिस्तान से आए प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि दोनों देशों की आवाम शांति चाहती है और वो लाहौर से शांति का संदेश लेकर चंडीगढ़ आए हैं। ये जो तलखियां हैं, मुझे लगता है कि ये दिलों में नहीं है। नेगोशिएशन इज द ओनली वे, इज द ओनली सोल्यूशन। पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए। चंडीगढ़ के बाद पंजाब के मोहाली और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी दुनिया भर से आए युवा शांति का संदेश देंगे। नितिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। बात नवरात्रों की। नवरात्र का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस मौके पर खास तौर पर गुजरात में गरबा और डांडिया की धूम देखने को मिलती है और इसी को लेकर लोग इन दिनों जमकर तैयारियां कर रहे हैं। इन दिनों अहमदाबाद में रंग बिरंगे टैटूज बनवाने की भी होड़ दिख रही है। अब जब नवरात्र आने में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो अहमदाबाद में लड़कियों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। एक तरफ बाजारों से लेकर डिजाइनर शोरूम्स में खास ड्रेसेस खरीदने के लिए लोगों की भीड़ है, तो वहीं इसी के साथ एक और क्रेज है और वो है टैटू का। ट्रेडिशनल पहनावे में लड़कियां सजने संवरने के साथ साथ बॉडी पर टैटू भी खूब बनवा रही हैं। अहमदाबाद में टैटू आर्टिस्ट के पास लोग पहुंच रहे हैं सुंदर और जरा हटके दिखने की चाह में। ऐसे में अलग अलग डिजाइनर्स के टैटूज को ट्राई किया जा रहा है। गुजरातियों के लिए नवरात्रि इज अ मस्ट पॉइंट एंड नवरात्रि हम अपना फेस्टिवल, टेररिस्ट के लिए हम अपना फेस्टिवल नहीं छोड़ेंगे। सो डेफिनेटली इस बार हमारी पूरी टीम ने, मैम ने, हम सब ने एक इंडिया को सपोर्ट करने के लिए हमारे पीछे इंडिया पाकिस्तान का फ्लैग बनाया है, जिसमें पाकिस्तान का फ्लैग दबा हुआ है और इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर है, टू सपोर्ट इंडिया। पीठ पर राजा रानी टैटू, जिसे जो भी एक बार देख ले उसकी नजर ना हटे। वहीं इन्होंने तो अपने चेहरे पर ही टैटू पेंट करा लिया है और यहाँ तो खूबसूरत मोर ही चमकीले कलर्स के साथ बनवाया जा रहा है। टैटू बनवाने आए लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि भले ही उन्हें इसके लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है, पर इस मौके पर उन्हें इस बात की कोई भी टेंशन नहीं है। आजकल ट्रेंड है, सब लोग लाइट ज्वेलरी पसंद करते हैं, लाइट चनिया चोली पसंद करते हैं और जो कलर है वो एकदम नियॉन कलर, डार्क कलर ज्यादा चलते हैं और हम उस हिसाब से टैटू बनाते हैं। जो डिजाइन होती है चनिया चोली में और जो कॉस्ट्यूम में, तो उस हिसाब से हम टैटू बनाते हैं और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो होती है उसके हिसाब से टैटू बनवाते हैं। मेरा जो ड्रेस है वो कलरफुल है एकदम, तो मैंने रोज वाला टैटू करवाया है। मैंने ज्वेलरी बनाई है, हाथ में भी बनवाई है। तो ये टैटू बनाने की खास वजह ये है कि वो वजन नहीं रहता, तो हम लोग बिंदास रह के गरबे खेल सकते हैं, वजन नहीं लगेगा। वहीं इस बार तिरंगा टैटू बनवाने की भी खासी डिमांड देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि आतंकवादी घटनाएं भी नवरात्र और गरबा से जुड़े उनके लगाव को कम नहीं कर सकती हैं। सब लोग आ रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग टैटू करवाएंगे जो इंडिया और पाकिस्तान का फ्लैग है और इंडिया हमेशा आगे रहेगा, ऐसा सब यंगस्टर्स सोचते हैं। तो आजकल वो ट्रेंड है और हम लोग वो डिमांड से, जो भी डिमांड करते हैं लोग, वो डिमांड हम पूरी करते हैं और वो टैटू हम बना के देते हैं। गरबा ऐसा फेस्टिवल है जो एंजॉय करना चाहिए, एकदम बिंदास होके गरबे खेलने चाहिए पूरी रात पूरे साल।
तो पाकिस्तान के अटैक्स का कोई डर हमें तो नहीं है। जो खेलने वाले हैं वो तो खेलने ही वाले हैं, और जो एंजॉय हम करने वाले हैं वो भी रहने ही वाले हैं। भले ही नवरात्र आने में कुछ दिन बचे हैं, लेकिन इसे लेकर एक्साइटमेंट अपने चरम पर है। बस इंतजार है सज धज कर नवरात्र मनाने का और सबसे खास, सबसे स्पेशल दिखने का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग जी में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।